Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 12 for the course of Steel Structures. This course is generally for BS Civil Engineering Technology. I myself, Engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 12 and week number 12. Now we have a welding and its types. अब वेल्डिंग बेसिकली क्या होता है? वेल्डिंग ऑलरेडी आपको पता है तमाम चीज़ों का, हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि वेल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच मेटालिक पार्ट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, कि हम मेटालिक पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं बाय हीटिंग प्रोसेस। और हीटिंग प्रोसेस जो है वो दोनों सरफेसेस को फ्लूइड स्टेट तक जो है वो उसको मेल्ट करता है। उसके बाद दोनों मटेरियल जो है वो हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं बाय मोल्टन मेटल। उसके बाद जो है वो एडिशनल मोल्टन मेटल भी ऐड होता है और समहाउ जो है वो आपस में मटेरियल जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर जब उनको गर्म किया जाता है तो वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाते हैं, आपस में उनको हम कनेक्ट करके भी जोड़ सकते हैं। इसके दो मेजर मेथड्स हैं। नंबर वन इज द गैस वेल्डिंग एंड सेकंड इज द इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के अंदर हम मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन जो है वो हम बर्न करते हैं एट द टिप ऑफ टॉर्च और बिलो पाइप हेल्ड इन द वेल्डर्स हैंड। Additional metal is introduced by a metal rod known as a filler or welding rod. Additional material भी साथ होता है, वो is a additional metal के तौर पे भी यूज करते हैं। Gas welding is a rather slow process basically. वो slow process है as compared to other means of welding and is normally used for repair and maintenance work. कि स्मॉलर वर्क के लिए आप गैस वेल्डिंग का प्रोसेस जो है वो यूज करते हैं। जब आप एक मेगा या मल्टी स्ट्रक्चर या मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं वहां पे जो है वो हमारे पास ये मेथड जो है वो एक यूजफुल मेथड नहीं है। उसके इसके लिए हम अदर मेथड्स अप्लाई करते हैं वेल्डिंग के। सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वेल्डिंग इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के अंदर जो है वो हमारा दो फेजेस का एक बात हो रही होती है, एनोड एंड कैथोड जिस तरह से हम बात करते हैं या डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इन आर्क वेल्डिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क इज फॉर्म्ड बिटवीन द पीसेस बीइंग वेल्डेड कनेक्टेड टू अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी and the electric cathode या electrode held in the operator's hand with some type of holder connected to the positive terminal of the battery। कि ये जिस तरह से हम एनोड और कैथोड की बात करते हैं इसी तरह से जो इलेक्ट्रोड्स हैं और जो हमारा वेल्डिंग मटेरियल है इलेक्ट्रिक आर्क है वो दोनों टर्मिनल्स ऑफ डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव से वो कनेक्ट होते हैं। द आर्क इज अ कंटिन्यूअस स्पार्क which upon contact brings the electrode and the piece being welded to the melting point। उसके बाद the resistance of air or gas between the electrode and the piece being welded changes the electrical energy into the heat energy। कि जब हम डिफरेंट जो हमारी हीट सोर्स है उसके जरिए और एडिशनल मेटल मोल्टन जो मटेरियल है या इलेक्ट्रोड है वो हमारे जो है एक आपस में एक रिएक्शन डेवलप करते हैं। एक हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो एक हीट रिलीज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से जो है वो हीट आता है और हीट की वजह से जो है वो हमारे मटेरियल आपस में मेल्ट होकर कनेक्ट हो जाते हैं। A temperature of somewhere between 3100 and 5500 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस्ड इन द आर्क के अंदर जो है वो हमारा तकरीबन 3000 से लेके 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो जनरेट होता है। उसके बाद वेल्डिंग के एडवांटेजेस क्या हैं बनिस्बत जो है वो हमारे अदर जो मेथड्स हैं, बोल्टिंग सिस्टम है या रिवेटेड सिस्टम है, उसके हिसाब से हमारा जो एडवांटेजेस हैं वेल्डिंग की वो ज़्यादा हैं। कौन सी एडवांटेजेस हैं? सच एज वेल्डिंग स्ट्रक्चर्स अलो द एलिमिनेशन ऑफ लार्ज परसेंटेज ऑफ गजेट एंड स्प्लाइस प्लेट्स नेसेसरी फॉर द रिवेटेड और बोल्टेड स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द एलिमिनेशन ऑफ रिवेट और बोल्ट हेड्स। कि जो आपके ज़्यादातर जो एडिशनल प्लेट्स आपको चाहिए होती हैं नट बोल्ट सिस्टम के अंदर कि आप डिफरेंट प्लेट्स यूज़ करते हो, उन प्लेट्स के ज़रिए से आप स्ट्रक्चर्स को जो है वो आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जो वेल्डिंग प्रोसेस है वेल्डिंग प्रोसेस हमारे उन तमाम प्लेट्स को ख़त्म कर देता है। आपस में हम मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं, उनको वेल्ड करके हम जो है वो अपनी स्ट्रेंथ या रिक्वायर्ड पॉसिबल स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर जो वेल्डिंग है वो बेसिकली हमारे लार्ज परसेंटेज ऑफ स्टील या गजेट प्लेट्स या स्प्लाइस प्लेट्स जो है उनको वो ख़त्म कर देता है। सेकेंड, इन सम ब्रिज केसेस या ब्रिज ट्रसेस के अंदर इट इज पॉसिबल टू सेव अप टू 15% और मोर ऑफ द स्टील वेट बाय यूजिंग वेल्डिंग मेक्स इट मोर इकोनॉमिकल। कि अब हमारे पास समटाइम्स जो छोटे ब्रिजेस वगैरह होते हैं उनके अंदर हम वेल्डिंग प्रोसेस को यूज़ करके कनेक्शंस को डेवलप करते हैं तो ये तकरीबन हमारा 15% से ज़्यादा जो है वो मटेरियल को सेव करता है। स्टील का ओवरऑल वेट भी 15% से ज़्यादा जो है हमारा वजन जो है वो कम हो जाता है। और ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजस चीज़ है कि अगर हम स्टील का या ओवरऑल स्ट्रक्चर का इटसेल्फ अपना डेड वेट रिड्यूस कर देते हैं तो स्ट्रक्चर की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। Somehow welding requires appreciable less labor
उसकी लेबर जो है वो बहुत कम लगती है उसके अंदर, वेल्डिंग के अंदर। और ये नॉर्मली रिवेटिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो 4 पर्सन का एक क्रू काम कर रहा होता है, तो यहाँ पे वेल्डर, एक ही वेल्डर उन 4 बंदों को रिप्लेस कर देता है। तो इस वजह से हमारा जो है वो एक लेबर के कॉस्ट वगैरह वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। वेल्डिंग हैज अ मच वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन देन रिवेटिंग और बोल्टिंग। रिवेट सिस्टम और बोल्टिंग सिस्टम से जो है वो वेल्डिंग की बहुत ज्यादा वाइड रेंज में यूज होता है। Welded structures are more rigid because the members are often welded directly to each other, कि आप members को directly each other से आप जो है वो उनको weld कर रहे होते हैं, और इस वजह से जो है वो members जो है वो rigid connections develop करते हैं ना, जो हमारे bolted system और riveted system से जो है वो stronger connections develop होते हैं in case of welding। उसके बाद हमारे पास आता है riveted और bolted structures are often made through connection angle plates। riveted और bolted system के अंदर हम जिस तरह से बात की हमने कि हम कनेक्शंस को डिफरेंट प्लेट्स या एंगल प्लेट्स यूज करके हम बनाते हैं विच डिफ्लेक्ट ड्यू टू लोड्स। और जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जब हमने डिफरेंट कनेक्शंस बनाए, उन कनेक्शंस के अंदर हमने एडिशनल प्लेट्स वगैरह यूज किए हैं इन कॉर्नर्स वगैरह, तो हमारे कनेक्शन जो है वो रिजिड कनेक्शन नहीं रहते। जैसे लोड अप्लाई हुआ, कनेक्शन प्लेट जो थी वो अगर डिफॉर्म कर गई तो ओवरऑल जो आपका कनेक्शन है वो वीक हो जाता है और स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड से फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद वेल्डिंग चेंजेस एंड रिपेयर्स आर क्विक एंड इजी। आप इजीली इसको चेंज भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। वेल्डिंग आर रिलेटिव साइलेंस ऑफ ऑपरेशन, ये खामोश एक ऑपरेशन है बनस्बत बाकी अदर मेथड्स के। इजीली साइलेंस के अंदर आपका काम चल रहा होता है। फ्यूअर पीसेज आर यूज एज अ रिजल्ट, टाइम इज सेव्ड इन डिटेलिंग फैब्रिकेशन एंड फील्ड डायरेक्शन। कि आप छोटे छोटे पीसेज हैं वहीं पे अवेलेबल थे, आपने उनको कनेक्ट किया, आपका स्ट्रक्चर का जो है वो काम था, कहीं पे छोटा पीस रिक्वायर्ड था, वेल्ड किया, जान छोड़ाई, काम खत्म हो गया। बाकी जो मेथड्स हैं उनके अंदर आपको प्रॉपर जो है नेटवर्क असेंबली चाहिए होती है ताकि आपके मेंबर्स जो हैं वो इजीली कनेक्ट हो जाएं। वेल्ड कनेक्शंस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर टेम्पररी कनेक्शंस। टेम्पररी कनेक्शंस के लिए आप वेल्ड कनेक्शन को रिकमेंड नहीं करते, वेयर बोर्ड्स आर प्रीफर्ड। हम वहाँ पे टेम्पररी कनेक्शन थे हमने ओपन करने होते हैं अगले दिन या कुछ अरसे के बाद, तो इस वजह से हम जो है वो परमानेंट कनेक्शंस के लिए वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो हमारा परफेक्ट है। वेल्डिंग गिव्स ट्रूली कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर्स विद स्मूथ एंड क्लीन सरफेसेस। कि वेल्डिंग जो है वो उससे आप एक कंटिन्यू लॉन्गर मेंबर भी बना सकते हैं और क्लीन सरफेसेस और स्मूथ सरफेसेस भी बना सकते हैं। सो नाउ वी हैव अ टाइप्स ऑफ वेल्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द वेल्ड शेप। के वेल्ड की शेप के हिसाब से कितने हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं अवेलेबल। नंबर 1 इज द ग्रूव वेल्ड्स। अब ग्रूव वेल्ड जो है वो दिस टाइप ऑफ वेल्ड इज नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली यूज 15% इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तकरीबन जो है वो 15% अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मेथड जो यूज होता है वो ग्रूव वेल्ड है, जिसके अंदर डिफरेंट ग्रूव जो है वो ओपन किए जाते हैं मेंबर के दरमियान और उनको बाद में वेल्डिंग मटेरियल के तौर पे फिल किया जाता है। A group of the one of the shape as shown in figure is formed between the adjoining surfaces which is then filled with the weld material। उसके बाद जो है वो सेकंड मेथड हमारे पास फिलेट वेल्ड्स है। फिलेट वेल्ड जो है वो हमारा 80% इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, मोस्ट वाइडली यूज होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इट इज एक्चुअली अ ट्रायंगुलर फिलिंग ऑफ वेल्ड अराउंड द ओवरलैपिंग एजेस। कि जहाँ पे ओवरलैपिंग एजेस आ जाते हैं वहाँ पे उन एजेस के दरमियान, दोनों के दरमियान हम एक ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर फिलिंग कर देते हैं, जो कि हमने स्टार्ट में लैप जॉइंट के अंदर डिस्कस किया था। दैट थिंग इज बेसिकली नोन एज द फिलेट वेल्ड्स और ये 80% यूज होता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। एंड थर्ड इज द स्लॉट एंड प्लग वेल्ड्स। स्लॉट एंड प्लग वेल्ड के अंदर हमने दो बार्स आपस में, दो मटेरियल या दो मेटालिक जो आपकी प्लेट्स थी उनको रखा। फर्स्ट जो अपर प्लेट है उसके अंदर हमने होल बना दिया और होल को हमने बाद में वेल्डिंग मटेरियल के साथ फिल कर दिया। दिस होल स्लॉट इज देन फिल्ड विद द वेल्ड मटेरियल। यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास डिफरेंट ग्रूव्स हैं। ग्रूव्स के अंदर आपका जो है वो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रूव जो है वो सिंपल स्ट्रेट मेंबर है, दोनों स्ट्रेट मेंबर हमने रखे और यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन डेवलप हो रहा है। इसको हम सैंपल जो है वो डबल बार से शो कराते हैं। जब आपकी थिकनेस जो है वो प्लेट्स की वो लेस देन इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होती है। उसके बाद सेकंड जो नॉच है या ग्रूव वेल्ड है वो आपका वी शेप के अंदर डेवलप होता है। यहाँ पे डबल वी शेप है या जो है वो एक्स से हम रिप्रेजेंट कराते हैं डबल वी को। उसके बाद सिंगल वी वेल्ड जिसको हम वी से रिप्रेजेंट कराते हैं। डबल वी वेल्ड जो कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंगल यू है, उसके बाद डबल यू है, उसके बाद सिंगल जे है, डबल जे है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ग्रूव्स डेवलप होते हैं दोनों मेंबर्स के दरमियान और बाद में हम क्या करते हैं इन ग्रूव्स को फिल कर देते हैं बाय वेल्डिंग मटेरियल, जिससे हमारा जो है कनेक्शन या जॉइंट डेवलप होता है।
और इसी तरह से जो है वो हमारे पास ये थिकनेसेस वगैरह गिवन है कि प्लेट्स की थिकनेसेस जो है वो अराउंड कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, मोर देन 12 मिलीमीटर। तो ये आपके तमाम जो है वो सेक्शंस किस तरह से ग्रूव्स होते हैं और किस तरह से हम उनको यूटिलाइज करते हैं रियल इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारा जो स्लॉग एंड प्लग वेल्ड था उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो अपर प्लेट है उसके अंदर हमने एक होल बना दिया और उस होल को हम बाद में वेल्डिंग मटेरियल से फिल कर देते हैं। अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखो तो ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो दिस मेथड इज नोन एज द स्लॉग एंड प्लग वेल्ड मेथड। अब आते हैं साइजेस ऑफ वेल्ड्स के ऊपर कि जब हम रियल इंडस्ट्री के अंदर वेल्डिंग यूज करते हैं तो हमारी जो वेल्डिंग है उसके डिफरेंट साइजेस हैं कि वेल्ड की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वेल्ड की ओवरऑल लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ये सारे टर्म्स जो है वो हमारे किस तरह से वेरी करते हैं। तो मिनिमम वेल्ड साइज फॉर फिलेट वेल्ड्स, क्योंकि हमने बात की कि हम 80% रियल इंडस्ट्री के अंदर हम जो वेल्डिंग यूज करते हैं दैट वेल्डिंग इज फिलेट वेल्ड्स। और उसके अंदर मैक्सिमम या मिनिमम वेल्ड साइज कितना होना चाहिए। द मिनिमम फिलेट वेल्ड साइजेस फॉर वेरियस थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट्स जॉइंट as are given by the American Welding Society are mentioned in the table. According to AISC, the minimum weld size is determined by the thinner of the two parts joined. कि जो दो प्लेट्स थी, एक थिकर प्लेट है एक थिनर प्लेट है, या दोनों इक्वल डायमेंशंस के हैं या इक्वल थिकनेस के हैं, तो उस केस के अंदर से हम अगर दोनों डिफरेंट डेप्थ या थिकनेसेस हैं तो अब जो थिनर प्लेट है हम उसके हिसाब से बात कर रहे होते हैं। अब मैं जो प्लेट है हमारी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक TP1 TP2 दो प्लेट्स हैं, इनको हम कनेक्ट करने लगे, दोनों की थिकनेसेस डिफरेंट थी तो हमने TP1 यानी कि थिनर जो प्लेट थी उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि अगर थिनर प्लेट 0 से लेके 6 मिलीमीटर के रेंज के दरमियान है तो आपका जो मिनिमम लेग साइज फॉर द फिलेट वेल्ड है वो आपका 3 मिलीमीटर तक इनफ है। मिनिमम कम से कम इतना होना चाहिए। अगर आपकी थिकनेस जो मिनिमम प्लेट की है, लोअर प्लेट की, थिनर प्लेट की, वो आपकी 6 से लेकर 13 तक है तो आपका वेल्ड साइज जो है वो 5 मिलीमीटर का होना चाहिए। 13 से 19 तक 6 मिलीमीटर, उसके बाद जो है वो अगर 19 से कम है तो आपका जो है वो 8 मिलीमीटर तक जो है वो फिलेट वेल्ड साइज आपने कम से कम मिनिमम TW मिनिमम यानी कि वेल्ड थिकनेस मिनिमम जो है वो आपने इतनी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हम आते हैं मिनिमम वेल्ड साइज फॉर ग्रूव वेल्ड्स। अगर हम सेकंड जो हमारा मेथड था ग्रूव वेल्ड का वो तकरीबन 15% यूज होता है। फिलेट और ग्रूव दोनों मिला के हम 95% तक जो वेल्डिंग टेक्निक यूज होती है रियल इंडस्ट्री के अंदर वो हमारा कवर हो जाता है। तो इसके अंदर जो है वो इसके अंदर भी हम मिनिमम ग्रूव वेल्ड किस तरह से बात कर रहे होते हैं, वेरियस थिकनेसेस ऑफ थिकर पार्ट्स जॉइंट। अब यहाँ पे थिकर प्लेट की हम बात कर रहे होते हैं। अगर आपकी प्लेट जो है वो 6 मिलीमीटर से कम है तो आपकी जो इफेक्टिव थ्रोट ऑफ ग्रूव वेल्ड या आपकी जो इफेक्टिव थ्रोट है ग्रूव वेल्ड की या इन डायरेक्शंस के अंदर वो इफेक्टिव थ्रोट कितनी होनी चाहिए, या आपकी तकरीबन जो है वो अगर आपकी प्लेट थिकनेस 6 मिलीमीटर से कम है तो 3 मिलीमीटर का ग्रूव जो है वो वेल्ड होना चाहिए थ्रोट वेल्ड। उसके 6 से 13 तक 5 मिलीमीटर का, अप टू 19 6 मिलीमीटर, अप टू लेस देन 38 मिलीमीटर 8 मिलीमीटर का ग्रूव थ्रोट होना चाहिए ग्रूव वेल्ड का। उसके बाद अप टू 57 मिलीमीटर वी हैव अ 10 मिलीमीटर ग्रूव थ्रोट। उसके बाद अगर आपकी 150 से जो है वो तक अराउंड 150 तक है तो आप जो है वो 16 मिलीमीटर का ग्रूव वेल्ड जो है वो यूज कर सकते हैं एज रिकमेंडेड बाय अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। अब हम मिनिमम फिलेट वेल्ड की साइज के अलावा अगर हम मैक्सिमम फिलेट वेल्ड साइज की बात करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए अलॉन्ग एजेस ऑफ मटेरियल लेस देन 6 मिलीमीटर। अगर आप मटेरियल जो थिकनेस है मटेरियल की वो 6 मिलीमीटर से कम है टोटल प्लेट की ओवरऑल, तो आपकी जो मैक्सिमम फिलेट वेल्ड साइज है वो आपकी थिकनेस ऑफ द प्लेट तक होनी चाहिए। अगर आपकी जो अलॉन्ग द एजेस ऑफ मटेरियल 6 मिलीमीटर और मोर इन थिकनेस, अगर थिकनेस आपकी ज़्यादा है तो आपकी जो ओवरऑल मैक्सिमम फिलेट वेल्ड साइज जो होगी वो आपकी ओवरऑल थिकनेस ऑफ द प्लेट जो थिनर प्लेट है उसकी थिकनेस -2 मिलीमीटर आपको जो है ओवरऑल मैक्सिमम फिलेट वेल्ड साइज मिल जाता है। नाउ इन प्रैक्टिकल वेल्ड साइज इन रियल लाइफ हम प्रैक्टिकली कितना यूज करते हैं, द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल वेल्ड साइज इज अराउंड 3 मिलीमीटर, लेकिन जो मोस्ट इकोनॉमिकल हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं वो 8 मिलीमीटर है क्योंकि इट इज गिविंग द बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ अ वेल्डर। जो आपकी 8 मिलीमीटर है वो हम नॉर्मली यूज करते हैं, इकोनॉमिकल माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर। दिस 8 मिलीमीटर वेल्ड साइज इज द लार्जेस्ट साइज दैट कैन बी मेड इन वन पास विद द शील्डेड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। एक ही गो के अंदर आप जो है वो मैक्सिमम 8 मिलीमीटर तक वेल्डिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद जो फिलेट वेल्ड है वो टर्मिनेशंस के ऊपर भी चला सकते हैं या हम जो है वो एक एक्सपेंड भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन एक गो के अंदर हम मैक्सिमम जो है वो 8 मिलीमीटर तक जाते हैं। उसके बाद फॉर कनेक्शंस वेयर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग एलिमेंट्स इज डिजायरेबल और फिलेट वेल्ड्स आर टू बी इंटरप्टेड एट द कॉर्नर्स, कि अगर आपकी
थिकनेस वगैरह जो है वो बढ़ जाती है, प्लेट की थिकनेसेस वगैरह, उस केस के अंदर अगर आप बढ़ाना चाहते हो प्रैक्टिकल वेल्ड साइज तो उस केस के अंदर हम एक ही गो के अंदर 8 मिलीमीटर तक जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम ब्रेक देके उसको जो है वो प्रॉपरली जो कूल डाउन होने के बाद हम दोबारा दूसरे स्टेप के अंदर फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ द फिलेट जो है वो फिलेट वेल्ड हमारे देयर इज ऑलवेज अ स्लाइट टेपरिंग ऑफ इन द रीजन वेयर फिलेट वेल्ड इज स्टार्टेड एंड वेयर इट एंड्स, कि हम एक जो है वो एंगल के अंदर एक ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर फिलेट वेल्ड हमेशा प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर टेपरिंग रह जाती है, थोड़ा कर्व सरफेस रह जाता है, इधर वो बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है। Therefore, if the length is very small, large percentage difference is created between the actual and expected strands. कि आपका एक शार्प जो है वो कर्व नहीं होना चाहिए, हमेशा वहां पे हमें एक प्रॉपर लेंथ के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ताकि जो स्ट्रेंथ है उनका एक ह्यूज डिफरेंस ना आ जाए एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ और रियल स्ट्रेंथ के अंदर। Hence, the minimum effective length of fillet weld is specified as 4 times its nominal size. The length of the weld size minimum is equals to 4 times the thickness of the weld. कि जितनी thickness है उसके हिसाब से आप length को elaborate कर देते हो 4 times. If this requirement is not met, the size of the weld for calculating strength should be considered to be the 1/4 of the effective length provided. कि अगर आपका क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा तो उस केस के अंदर हम जब कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेंथ को तो हम इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है या इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द वेल्ड है उसका 1/4 कंसीडर करके हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। नाउ द रिकमेंडेड मैक्सिमम वेल्ड लेंथ, मैक्सिमम वेल्ड लेंथ जो है वो कितनी आपको रिकमेंड है कोर्स की तरफ से। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेल्ड लेंथ गिवन इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन एज 30 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द वेल्ड। If the weld is greater than this limit, it is better to use the intermediate weld. अगर ये इक्वेशन के हिसाब से आपकी मैक्सिमम रेंज से वैल्यूज बाहर जा रही हैं तो हम इंटरमीडिएट वेल्ड यूज करते हैं, यानी हम कंटिन्यू वेल्ड नहीं करते, हम स्टेप बाय स्टेप, यानी एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर आपने वेल्डिंग की, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस आपने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, फिर आगे दूसरा आपने एक जॉइंट और प्रोवाइड कर दिया, इसी तरह से विद अ क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द वेल्डिंग जो आपकी डिस्टेंसेस हैं उनके दरमियान वेल्डिंग की जो इंटरमीडिएट, यानी कि एक जगह पे हमने कर दिया फिर थोड़ा सा गैप रिलीज कर दिया, फिर आगे दोबारा जो है वो हमने एक वेल्डिंग का जॉइंट प्रोवाइड कर दिया। तो क्लियर स्पेसिंग बिटवीन वेल्डिंग्स विल बी इन द रेंज ऑफ 100 to 150 मिलीमीटर, और वहां पे जो इफेक्टिव वेल्ड जो वेल्ड की लेंथ है वो कैलकुलेट करते हैं बाय कंसीडरिंग एन एक्चुअल फैक्टर ऑफ द एक्चुअल लेंथ, जो कि फैक्टर हमारा है बीटा इज इक्वल्स टू 1.2 माइनस 0.002 लेंथ ओवर थिकनेस ऑफ द वेल्ड लेस देन इक्वल्स टू 1, और बीटा इज इक्वल्स टू 60% इफ लेंथ इज मोर देन 300 टाइम्स थिकनेस ऑफ द वेल्ड। तो ये आपके पास जो है वो कंडीशंस और फार्मूलाज अप्लाई होते हैं इफेक्टिव लेंथ फैक्टर या एक्चुअल लेंथ फैक्टर जो है वो बीटा इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड्स के ऊपर, कि जब आप वेल्डिंग प्रोवाइड करते हो तो उस रीजन के अंदर मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है या वेल्डिंग की ओवरऑल स्ट्रेंथ है जॉइंट की कनेक्शन की वो कितनी होती है, वो डिपेंड कर रही होती है फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर। साइज ऑफ द वेल्ड कितना है, लेंथ ऑफ द वेल्ड ओवरऑल कितना है, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स हमने कौन से यूज किए हैं, कि जो इलेक्ट्रोड्स आपने वेल्डिंग के लिए यूज किया है, मेटालिक रॉड जिसके साथ आप वेल्डिंग कर रहे हो जो एडिशनल मटेरियल के तौर पे यूज हुआ वो कौन सा इलेक्ट्रोड था, उसके बाद टाइप ऑफ द वेल्डिंग कौन सी है, उसके बाद हम डिपेंड करता है टाइप ऑफ द बेस मटेरियल, बेस मेटल हमारा कौन सा था जिसके साथ आपने कनेक्ट किया, उसके बाद थिकनेस ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। अब इलेक्ट्रोड का जो टाइप है, अगर आप इलेक्ट्रोड टाइप E60 यूज करते हो तो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी होती है 425 मेगापास्कल। अगर आप E70 का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो स्ट्रेंथ हमारी 495 मेगापास्कल तक होती है, और अगर इलेक्ट्रोड आपका E110 है तो आपकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 760 मेगापास्कल तक होती है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद स्ट्रेसेस किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं या इमर्ज होती हैं इन द केस ऑफ वेल्ड्स। स्ट्रेसेस इन फिलेट वेल्ड्स कौन सी होती हैं, फिलेट वेल्ड्स आर सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेसेस नॉर्मली इन केस ऑफ कनेक्शन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर्स के। जब आप टेंसाइल और कंप्रेसिव मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलेट वेल्ड तो वहां पे जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेसेस जो डेवलप होती हैं दैट आर शियर स्ट्रेसेस। For the cases where fillet weld is subjected to direct tension or compression, the failure is still expected at the maximum shear stress length due to the ductile nature of the welding area. कि जब आपका एक मेंबर मैक्सिमम शियर फोर्स या मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स या मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स को फेस करता है तो उसका रिजल्टेंट जो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम डेवलप होता है वही उसी रीजन को फेल करता है, दैट शियर फोर्स।
तो स्ट्रेसेस जो फिलेट वेल्स के अंदर डेवलप होती है दैट आर द बेसिकली द शियर स्ट्रेसेस। इफेक्टिव थ्रोट ऑफ फिलेट वेल्स, ओवरऑल आपका जो थिकनेस है या थ्रोट ओवरऑल उस मेंबर का या फिलेट वेल का वो कितना होना चाहिए। फ्रॉम टेस्टिंग इट वाज फाउंड दैट द फिलेट वेल्स आर स्ट्रॉन्गर इन डायरेक्ट टेंशन एंड कंप्रेशन देन इन शियर, कि आपका जो फिलेट वेल्ड का ज्वाइंट है अगर आप उसके ऊपर डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन अप्लाई करते हो तो वो स्ट्रॉन्गर बिहेव करता है बनस्बत शियर की। अगर आप स्लाइडिंग के तौर पे शियर सरफेस टू सरफेस एक पैरेलल फोर्स अप्लाई करते हो तो उस केस के अंदर जो है वो मेंबर आपका वीकर साबित होता है। सो द कंट्रोलिंग फिलेट वेल्ड स्ट्रेसेस गिवन बाय द वेरियस स्पेसिफिकेशन आर द शियरिंग स्ट्रेसेस। यहाँ पे हमारे पास दिस इज बेसिकली द थ्रोट, कि आपका जो आपने प्रोवाइड किया फिलेट वेल्ड, इसका जो थ्रोट है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका सरफेस था इन टर्म्स ऑफ कन्वेक्स, इन टर्म्स ऑफ कनकेव, जो आपने प्रोवाइड किया यहाँ पे फिलेट वेल्ड। अब इसका एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो डायगोनल हम कैलकुलेट करें या टेंजेंट कैलकुलेट करें, या आप यूं कह लो कि ये एक पैराबोलिक फॉर्म के अंदर हमारा एक ट्राइंगल था, अगर हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें इसको तो हमारे पास दिस थिंग या दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज इफेक्टिव थ्रोट। और ये कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। तो थ्रोट जो है वो कितना हमारा डिपेंडेंट होता है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट जो है इक्वेशंस हैं कि अगर आपका ए और बी, ए डिस्टेंस एंड बी डिस्टेंस जो है वो नॉट इक्वल है, उस केस के अंदर आपकी जो इफेक्टिव थ्रोट है विल बी इक्वल टू ए बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपकी दोनों लेंथ इक्वल हैं उस केस के अंदर जो इफेक्टिव थ्रोट है हमारी वो हो जाती है टी इज इक्वल टू 0.707 इंटू द थिकनेस ऑफ द वेल। तो हम उससे मल्टीप्लाई करके जो है हम कैलकुलेट इफेक्टिव थ्रोट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि सिलेक्ट वेल्ड साइज, अडॉप्टेड और सिलेक्टेड वेल्ड साइज हम किस तरह से चूज करते हैं। टीडब्ल्यू जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि हमारे पास मिनिमम एक वेल्ड साइज या फिलेट वेल्ड साइज हमें गिवन थी, एक मैक्सिमम थी, एक हमारे पास प्रैक्टिकल कंडीशंस थी। उन तीनों वैल्यूज को हमने ऑब्जर्व किया, फाइंड आउट किया तीनों वैल्यूज को। उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने वैल्यूज को रखा, और जो मीडियोकर वैल्यू थी या मीडियम वैल्यू थी या जो मिडिल वैल्यू है बेसिकली दैट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज अ सिलेक्टेड वेल्ड साइज फॉर द डिजाइन पर्पसेस। उसके बाद हम वेल्ड लेंथ कितनी चूज करते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह से हमने मिनिमम लेंथ फाइंड आउट की वेल्ड की, मैक्सिमम वेल्ड लेंथ फाइंड आउट की। उसके बाद हम जितने मेंबर्स वहां पे उस जंक्शन के अंदर कनेक्ट हो रहे हैं आपकी वेल्डिंग प्रोसेस या मेन मेंबर के साथ, उनके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं L1, L2 एंड L3 के केसेस के अंदर, और तमाम जो वैल्यूज हैं उसमें जो ग्रेटर वैल्यू आ रही होती है उसको हम चूज कर सकते हैं। Now the selected weld length is normally considered from these observations here कि let's suppose हमारे पास तीन लेंथ थी L1, L2 and L3 and at any face of the member, तीन faces थे L1, L2, L3 should be greater than or equal to the calculated value but should be within the allowable ranges। कि let's suppose हमारे पास तीन faces थे L1, L2, L3, हम चेक करते हैं कि for L1 procedure for select weld length L1 if L1 is less than equals to maximum value, जो का आपको maximum value given है, अगर मैक्सिमम से कम है या इक्वल है तो आप जो है वो यूज L1 विदाउट एनी चेंज, आप उसी L1 को यूज करते हैं। अगर आपका L1 मोर देन इक्वल्स टू है मिनिमम के तो आप L1 भी यूज कर सकते हैं इस फर्स्ट केस के अंदर। अगर आपकी L1 मिनिमम वैल्यू से लेंथ ऑफ वेल्ड्स मिनिमम से कम है तो आप क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं L1 को, मिनिमम से ज्यादा प्रोवाइड करना है, या मिनिमम जो है वो कम से कम वही आपने प्रोवाइड करनी है, L1 को बढ़ा के आपने मिनिमम तक लिया है। अगर L1 मोर है मैक्सिमम से तो उस केस के अंदर आप जो है वो केस को रिवाइज करते हैं, थिकनेस ऑफ द वेल्ड को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के आप रिवाइज करें, आपके पास रिवाइज वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम L2 के लिए चेक करते हैं और L3 के लिए चेक करते हैं। तमाम वैल्यूज को हमने वेरीफाई करने के बाद हमारी जो लेंथ है वो डिपेंडिंग या बेस्ड ऑन द जो है वो हमारे पास थिकनेस ऑफ द वेल्ड हमने डिसाइड करनी है। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल जो है वो जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के ऊपर डिस्कस या जो है वो डिपेंडेंट है। उसके अंदर हमारे पास जो नॉमिनल स्ट्रेंथ फॉर द स्ट्रेस ऑफ द इफेक्टिव एरिया ऑफ द वेल्ड इज 60% या 0.6 टाइम्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड। कि जो आपने इलेक्ट्रोड जिस मटेरियल जो आपने स्ट्रेंथ मटेरियल इलेक्ट्रोड की यूज की है उसका 60% जो है वो हमें एक नॉमिनल स्ट्रेंथ दे रहा होता है। अब Fe, Xx और simply Fe, the X's basically are referred to as a welding position। अब हम नॉमिनल स्ट्रेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 60% इंटू द Fe जो कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड गिवन है, उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया बेसिकली इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेल्ड।
उसके बाद हम 5 फैक्टर्स यूज करते हैं, वेल डिजाइन, शेयर स्ट्रेंथ, 5 RN, अगर आप LRFD मेथड यूज कर रहे हो तो 5 = 0.75, अगर आप ASD मेथड यूज करते हो तो ओमेगा = 2 और RN और ओमेगा से जो है वो आपको वेल्ड अलोएबल शेयर स्ट्रेंथ मिल जाती है बाय कंसीडरिंग ASD मेथड। तो ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई। उसके बाद हम मजीद स्ट्रेंथ्स को वेरीफाई करते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर वेल्ड इज टेकन एज द लोअर वैल्यू और RN इज इक्वल्स टू FW/AW एंड RN इज इक्वल्स टू FBM/ABM। अब FW/AW जो है वो नॉमिनल स्ट्रेंथ है फॉर द वेल्ड एंड FBM एंड ABM बेसिकली आर द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मटेरियल, कि जो हमारा बेस मटेरियल है वो उस हिसाब से भी आप नॉमिनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो आपका नॉमिनल मटेरियल के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों वैल्यूज में से जो हमारी लोअर वैल्यू आएगी उसको हमने चूज करना है। जो फिलेट वेट्स होती हैं उनको हम अज्यूम करते हैं या उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि दे विल ट्रांसमिट द लोड्स बाय शियर on the effective area and design regardless of the direction of loads or the position of the welds at the connection। कि जो पर्पज होता है फ्लैट वेल का वो हमारे जो लोड्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन मेंबर टू अदर मेंबर। तो उस केस के अंदर जो FBM है उसको हम नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द एरिया कंसीडर करते हैं। FW हमारे नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इलेक्ट्रोड कंसीडर होता है पर एरिया। उसके बाद जो है हमारा ABM और AW जो है वो बेसिकली आर रिप्रेजेंटिंग एज द सेक्शनल एरिया ऑफ द बेस इन मिलीमीटर विद रिस्पेक्ट टू द 1 मिलीमीटर, या हम जिस तरह से यूनिट एक लेंथ कंसीडर कर रहे होते हैं। उसी तरह से जो हमारा AW है वो हमारा एरिया, सेक्शनल एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेल कंसीडर होता है, जिसको हम मिलीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट कराते हैं। तो ये तमाम इक्वेशंस वगैरह हैं जो हम RN की वैल्यू दोनों फाइंड आउट करते हैं, उनमें से जो हमारी लोअर वैल्यू होती है दैट विल बी कंसीडर फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ वेल मटेरियल। उसके बाद हमारे पास आता है अल्टरनेटिवली फॉर अ लीनियर वेल्ड ग्रुप लोडेड इन प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम ग्रुप ऑफ द मटेरियल्स की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो FW × AWE। FW यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 60% ऑफ द इलेक्ट्रोड प्लस 1 प्लस 0.5 sin power 1.5 into theta. Theta basically is the angle of loading measured from the well longitudinal axis and AW is the effective area of the well. तो इन तमाम चीजों से हम RN की टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, RNWL and RNWT with respect to the length and with respect to the thickness। उसके बाद टोटल जो हमारे पास RN या स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल होता है अल्टरनेट अप्रोच से वो हमारा RN = 0.85 RNWL + 1.5 into RNWT विदाउट थीटा। तो उससे जो है वो हमारे पास एक कम्युलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल आ जाता है, जो कि हम फिलेट वेल्ड पर्पसेस वगैरह के लिए हम यूज करते हैं व्हाइल एनालाइजिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास वेल्ड की वैल्यू या स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर यूनिट लेंथ हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये तमाम इक्वेशंस हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। RNW या RW = 0.75 into 0.707 into TW0 और 0.707 into TW हमने किस तरह से आइडेंटिफाई किया था लास्ट इक्वेशन के अंदर। हमने देखा कि अगर हमारे पास जो थिकनेस ऑफ द एक जो फिलेट वेल्ड का जो एरिया है अगर वो ट्रायंगुलर पोर्शन है और दोनों जो लेंथ्स हैं वो इक्वल हैं, उस केस के अंदर हमारे पास जो थ्रोट डेवलप होता है दैट थ्रोट बेसिकली इज 0.707 into the thickness of the वेल्ड। उसके बाद 1 हमारा यूनिट लेंथ है into 60% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड डिवाइड बाय 1000। इससे जो है वो हमारे पास एक वेल्ड वैल्यू आ जाती है R और स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर यूनिट लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव अ गजेट प्लेट थिकनेस एंड डायमेंशंस। अगर हम वेल्ड पर्पसेस के लिए समटाइम्स हमें जरूरत पड़ जाती है कि हम जो है वो गजेट प्लेट्स वगैरह यूज करते हैं, या किसी भी जॉइंट के अंदर आया हम रिवेट और वेल्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं या रिवेट और बोल्ट सिस्टम की बात करते हैं, तो गजेट प्लेट की थिकनेस और डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए। थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट शुड बी यूजुअली मोर देन द थिकनेस ऑफ द जॉइनिंग मेंबर्स। जो आपके मेंबर्स हैं उनकी जो थिकनेस है उससे हम कोशिश करते हैं कि थिकनेस ऑफ द गजेट प्लेट जो है वो उनसे ज्यादा होनी चाहिए। द एब्सोल्यूट मिनिमम थिकनेस इज 6 मिलीमीटर विद द मोस्ट कॉमन थिकनेस ऑफ 10 मिलीमीटर। 6 और 10 मिलीमीटर की जो थिकनेसेस है वो कॉमनली यूज होती हैं। साइज ऑफ गजेट प्लेट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं? It should accommodate weld lengths और rivets for all the members। कि उस जॉइंट के ऊपर कितने मेंबर्स आप कनेक्टेड करने जा रहे हैं, कितने मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं, और तमाम मेंबर्स आया हमें जो स्पेसिफाइड लेंथ्स है जो हमने गजेट प्लेट प्रोवाइड की है उसके अंदर तमाम मेंबर इजीली नट बोल्ट सिस्टम से, रिवेट से और वेल्डेड से फिक्स हो जाएंगे। प्रोवाइड एक उतना एरिया हमने प्रोवाइड करना है।
It must be as regular as possible with the minimum sharp edges. जो sharp edges हैं वो कम से कम होने चाहिए, एक regular plate होनी चाहिए gazette plate. Edge of gazette plate intersecting with the member should be perpendicular to the longitudinal axis of the member as far as possible. कि member आपका या जो gazette plate है वो smooth होनी चाहिए ताकि जब आप उसके ऊपर surface को member को place कर रहे हो तो एक intersecting या perpendicular develop हो, angle develop हो. वो एक कर्व फॉर्म के अंदर नहीं होनी चाहिए ताकि जो है एक एंड आपका टच हो रहा है, दूसरा एंड जो है वो फ्री पड़ा है. प्रीफरेबली द फ्लेयरिंग एंगल विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर, दोनों के दरमियान जो प्रीफरेबल एंगल है शुड नॉट बी लेस देन 22.5 डिग्रीज. एंगल जो है वो 22.5 डिग्रीज तक होना चाहिए कम से कम. नाउ वी हैव अ डिजाइन प्रोसीजर फॉर द वेल्ड ट्रस कनेक्शंस. आज के लेक्चर में हम मजीद जो है वेल्ड ट्रस कनेक्शंस का डिजाइन प्रोसीजर जो है हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम ट्रस कनेक्शंस बाय यूजिंग अ वेल्डिंग मेथड हम अगर प्रीफर करते हैं तो हमारे पास जो है वो डिजाइन फिलोसफी के अंदर हम किस तरह से फॉलो अप करते हैं चीजों को. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल द नोन डेटा कि हमें क्या कंडीशंस गिवन है, उन कंडीशंस को हम फाइंड आउट करते हैं. क्या हमने जो ट्रस कनेक्शंस हम डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर टेंसाइल फोर्सेस हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस हैं, मेंबर सेक्शन क्या लगे हुए हैं, तमाम फोर्सेस को हम फैक्टर्ड फोर्सेस, मेंबर फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं या राइट डाउन कर लेते हैं. उसके बाद हम इन केस ऑफ लेप जॉइंट, अगर हम लेप जॉइंट के अंदर जाते हैं, द अमाउंट ऑफ लेप शैल बी द 5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट जॉइंट बट नॉट बी लेस देन 25 मिलीमीटर. के लेप जॉइंट के अंदर हमने बात की थी कि दो प्लेट्स हैं, जो लोअर प्लेट है या लोअर थिनर प्लेट है उसका 5 टाइम्स हमारा जो है वो कम से कम लेप होना चाहिए. अगर 5 टाइम्स लैप जो है वो 25 मिलीमीटर से कम है तो हमने कम से कम 25 मिलीमीटर का लैप जो है वो प्रोवाइड करना है. उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम गज़ेट प्लेट डिसाइड करते हैं कि आया हम अगर वेल्डिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, कितने मेंबर्स उस जंक्शन के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं, तो गज़ेट प्लेट की ओवरऑल डायमेंशन हमने कितनी चूज करनी है. सेम थ्रू आउट द ट्रस comparable to the greatest thickness of the member, not less than 6 mm, preferably kept at 10 mm. The thickness is most commonly used. ये कम से कम जो क्राइटेरियाज हैं हमें उन क्राइटेरिया में से चेक करना है, कम से कम जो है वो 6 मिलीमीटर से बड़ी होनी चाहिए. जो तीनों चारों मेंबर्स एक जंक्शन के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं उसमें से वहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम प्लेट है वो उसकी थिकनेस ओवरऑल कितनी है या कम से कम थिकनेस कितनी है, हमने जो है वो मिनिमम कम से कम हमने मोस्ट कॉमनली यूज 10 मिलीमीटर की गज़ेट प्लेट की थिकनेस चूज करनी है. उसके बाद इन केस ऑफ मेंबर्स विद रिवर्सल ऑफ फोर्सेज, अगर रिवर्सल ऑफ फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं तो ओनली डिजाइन फॉर द ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के जिस तरह से हमने डिस्कस किया था अंडर रिवर्सल कंडीशन कि अगर हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ज्यादा हैं या टेंसाइल स्ट्रेसेस ज्यादा हैं तो जो हमारे पास मैक्सिमम या ग्रेटर मैग्नीट्यूड फोर्स आ रही है उसी हिसाब से हमने जो है वो रिवर्सल फोर्सेज को कंसीडर करना है. फाइंड आउट द लोड कैरिंग कैपेसिटी, हम टेंसाइल और मैक्सिमम जो है वो कैपेसिटीज इन केस ऑफ कंप्रेसिव हम फाइंड आउट करते हैं कि हमने कौन सा मेथड चूज करना है. उसके बाद 6th स्टेप के अंदर हम फैक्टर्ड फोर्स फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद हम डिफरेंट एंगल्स चूज करते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल इफ वी आर यूजिंग मेंबर इज डबल एंगल सेक्शन तो कंसीडर द अल्टीमेट फैक्टर्ड फोर्स एज हाफ ऑफ द अदर फोर्स फॉर वन एंगल. अगर हमने दो फोर्सेस हैं तो हमने जो कंसीडर किया, जो फैक्टर फोर्स निकाला वो हमने हाफ कंसीडर करना है ताकि हम जो है वो सिंगल एंगल के लिए डिजाइन कर सकें. उसके बाद जिस तरह से हमने लास्ट मेंबर्स एनालिसिस ऑफ कंप्रेशन एंड टेंसाइल मेंबर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम 1 बाय 1 जो है वो चीज़ों को हम फाइंड आउट करते हैं. जब एक एंगल सेक्शन की हमारे पास डिटेल्स आ जाती हैं, क्राइटेरियाज मैच हो जाते हैं तो हम जो है वो LRD मैनुअल से डी और वाई और सेक्शन की मॉडुलस प्रॉपर्टीज वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं. देन हम वेल्ड की साइजेस कैलकुलेट करते हैं, TW मिनिमम, TW मैक्सिमम एंड TW जो हम ऑप्शनल इंडस्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं. उसके बाद हम इलेक्ट्रोड का टाइप चूज करते हैं. देन विल गो फॉर द वेल्ड वैल्यू RW को क्राइटेरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि phi RW इज इक्वल टू phi TE जो हमारे पास इफेक्टिव थ्रोट थी इंटू 1 इंटू 0.6 इंटू FE जो है वो हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोड है डिवाइड बाय 1000. हमने जो है वो फाइंड वेल्ड की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि दोनों मेथड से हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आई वो हमने चूज. उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं टोटल वेल्ड लेंथ LW इज इक्वल टू फैक्टर फोर्स डिवाइड बाय RW जो वेल्ड वैल्यू आई. उसके बाद हम LW और LW मिनिमम एंड मैक्सिमम को वेरीफाई करते हैं जो हमारे पास वैल्यूज हैं. LW की जो वैल्यू आई वो इन दोनों रेंजेस के दरमियान लाई कर रही है या नहीं. उसके बाद हम LW को मजीद स्पेसिफाई कराते हैं इन द केस ऑफ L1 एंड L2. L1 हमने फाइंड आउट किया, L2 फाइंड आउट किया. उसके बाद L1 एंड L2 जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं उनको हमने जिस तरह से डिस्कस किया कि हम वेरीफाई करते हैं कि L1 शुड बी इक्वल टू LW मिनिमम अगर वो LW जो मिनिमम से कम है, अगर वो LW मिनिमम से ज्यादा है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं.
इन तमाम चीज़ों को अगर सेक्शन हमारा यहाँ पे सेफ आता है तो उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। द कनेक्शन लेंथ फॉर टेंशन मेंबर मस्ट बी सच दैट द बेटर shear leg factor। उसके बाद हम shear leg factor फाइंड आउट करते हैं। shear leg factor is equals to 1 minus x bar over L। 1 minus x bar over length preferred is equals to 0.9। अगर हम 0.9 u की वैल्यू कंसीडर करते हैं तो लेंथ प्रीफर is equals to 10 into x bar। x bar basically is the distance between the centroid of element and the plane of load transfer, plane of load transfer। उसके बाद हमने u या shear factor की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद हम ब्लॉक shear strength जो है वो टोटली फॉर द टेंशन मेंबर्स हम वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं बाय कंसीडरिंग दीज टू इक्वेशंस और फॉर्मूलाज। फर्स्ट जो फैक्टर है UBS FUANT is the nominal tension rupture strength। उसके बाद जो 0.6 FUANB is the nominal shear rupture strength। उसके बाद 0.6 FY is the shear yielding rupture strength। तमाम जो फॉर्मूलाज हैं इसके अंदर ग्रॉस AV area, GB is the gross area, ANB is the net area in shear and ANT is the net area in tension। तमाम कंडीशंस को हम जस्टिफाई करते हैं इस तरह से। उसके बाद हम फाइनली जो है इफ मोर देन वन मेंबर इज मीटिंग एट अ जॉइंट कंसीडर अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच। अगर एक से ज्यादा मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं तो हम स्लोली तमाम मेंबर्स के लिए हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, डिजाइन करेंगे। उसके बाद जो है एंड में हम कम्युलेटिवली फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास एक स्प्लाइस प्लेट है, ये कंबाइंड एक प्लेट है ताकि जो है वो हमें हर मेंबर के लिए एक यूजफुल एरिया अवेलेबल हो जिससे हम जो है वो वेल्डिंग वगैरह कर सकें। उसके बाद हम स्प्लाइस जॉइंट डिसाइड करते हैं। by if the top and bottom chord of the member is discontinued at the joint, हम जो है वो thickness of the splice plate या splice joint डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर आपका अनस्प्लाइस केस है तो उस केस के अंदर आप नॉर्मली जो है वो केस को फॉलो अप करते हैं। उसके बाद हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेसेस या अल्टीमेट लोड्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं और RW या रिवाइज करते हैं सेक्शन को। RW डैश के हमारे पास RW डैश और RW की वैल्यूज रिक्वायर्ड वेल्ड स्ट्रेंथ की वैल्यूज कितनी आ रही हैं उनको हम चेक करते हैं और फाइनली जो है वो हमारे पास जो कंप्लीट डेटा है उसको हमने समराइज किया और हम उसको मेंशन करा देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी हैव एन असाइनमेंट नंबर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज कनेक्शन एंड इनलिस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। के एक मजीद टाइप्स किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि बेस्ड ऑन फंक्शंस, बेस्ड ऑन मींस ऑफ कनेक्टिविटी, बेस्ड ऑन फोर्स ट्रांसफर्स एंड बेस्ड ऑन अदर एप्लीकेशंस, हम किस तरह से कनेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनको जस्ट आपने नाम लिखने हैं, लिस्ट करना है। एंड सेकेंडली यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ ऑल द वेल्डेड ट्रस कनेक्शंस। जो उसके 22 स्टेप्स हैं उनको कोशिश करना है बाय समझ के अपनी तरफ से हैंड राइटिंग के अंदर उसको लिख के जमा कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।